नमस्कार प्रिय बंधुओं, पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की आज की क्लास का अपना शीर्षक रहेगा वर्ण विचार। तो चलो दोस्तों, अपन वर्ण विचार के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों आज। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 3 भाग? नंबर एक पर है दोस्तों वर्ण विचार। नंबर 2 शब्द विचार। और नंबर 3 है वाक्य विचार। आगे बात समझ में दोस्तों, संपूर्ण हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार। पहला क्या दोस्तों? वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। दूसरा क्या दोस्तों? शब्द विचार। और तीसरा क्या दोस्तों? वाक्य विचार। तो आज अपन चर्चा करेंगे वर्ण विचार पर दोस्तों। तो चलो, आज आपका जो अपना टॉपिक है वो रहेगा वर्ण विचार। अपना टॉपिक क्या दोस्तों? वर्ण विचार। हिंदी में 44 वर्ण माने जाते हैं। हिंदी वर्ण वाला में कितने वर्ण माने जाते हैं दोस्तों? 44। जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर स्वर वर्ण और नंबर 2 पर है व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्ण वाला में हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण माने जाते हैं। जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है? नंबर 1 है स्वर वर्ण और नंबर 2 पर है व्यंजन वर्ण। नंबर 1 पर क्या है दोस्तों? स्वर वर्ण और नंबर 2 पर क्या है दोस्तों? व्यंजन वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 44। ये क्वेश्चन आया हुआ पहले, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44, 52, 56 ऐसे उत्तर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि 52 होते हैं, कुछ कहते हैं 56 भी होते हैं। तो 52 जब उत्तर होगा कि देवनागरी हिंदी में लिखित वर्णों की कुल संख्या, देवनागरी शब्द लिखा हुआ आ जाए
तब उत्तर आपका 52 होगा दोस्तों। और 56 कौन मानता है? एनसीईआरटी 56 मानती है, वो 4 अलग ही वर्ण मानती है। और जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 44 वर्ण होते हैं। देवनागरी सब लिख करके अगर अगला क्वेश्चन करेंगे कि देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तब आपका उत्तर होगा 52। और वो 52 कौन से होंगे? पहले अपन स्वर पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे, और व्यंजन के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं वो। तो दोस्तों अपन चलते हैं कि सबसे पहले अपन लेकर चलेंगे कि स्वर वर्ण को। स्वर वर्ण स्वर वर्ण सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर की परिभाषा देखो, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख विवर से बाहर निकल जाए उन्हें स्वर कहते हैं। तो लिखो, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के बिना किसी रुकावट के मुख विवर से बाहर निकल जाए वे ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। आगे बात समझने, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख विवर से बाहर निकल जाए उन्हें स्वर ध्वनियां कहते हैं। श्वास वायु, जब अपन किसी भी ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु कहां से निकलती है? फेफड़ों से निकलती है। फेफड़ों से निकलेगी और फेफड़ों से निकल करके वो अपना जो मुख विवर है, मुख विवर में कंठ आ जाते हैं, तालु आ जाते हैं, मुर्दा आ जाती है, दंत आ जाते हैं, इनको मुख विवर बोलते हैं। तो वो बिना किसी संघर्ष के, कहीं रुकावट नहीं होती, वायु कहीं रुकती नहीं है। जो ही अपन उच्चारण करेंगे तब वह वायु है वो बिना किसी रुकावट के अपने मुख विवर से बाहर निकल जाएगी, तब उन्हें स्वर ध्वनियां कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संघर्ष के या बिना किसी घर्षण के वायु मुख से बाहर निकल जाती है। तो उन ध्वनियों को अपन क्या बोलेंगे? स्वर ध्वनियां कहेंगे दोस्तों। तो आई बात समझ में आपके स्वर की परिभाषा कि वायु बिना किसी रुकावट के मुख विवर से बाहर निकल जाए तो वे ध्वनियां स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। अब बात आगे आती है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, उनके मात्राएं कितनी होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी में स्वर एवं मात्राएं। हिंदी में कुल स्वर एवं मात्राएं। ये देखो दोस्तों, हिंदी में कुल स्वर एवं मात्राएं। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं और उनकी मात्राएं कितनी होती हैं दोस्तों?
तो दोस्तों हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो उत्तर क्या होगा? 11 होगा। और अगर आपको पूछ ले कि मात्रा कितनी होती है, तो मात्रा 10 ही होती है दोस्तों। एक की कोई मात्रा नहीं होती, एच स्वर के कोई मात्रा नहीं होती। तो यहां पर लिखते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर, कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं एवं 10 मात्राएं होती हैं, एवं 10 मात्राएं होती हैं। दोस्तों हिंदी में कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 11। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। ये बात आपको ध्यान रखनी। दो डंडे याद रख लो अगर याद नहीं रहे तो 11 स्वर होते हैं और उनकी जो मात्राएं होती हैं वो दोस्तों कितनी होती हैं? मात्रा 10 ही होती है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा कि 11 स्वर कौन कौन से हैं और 10 मात्रा कौन सी है उनकी। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो जो 11 स्वर होते हैं वो देखो, वो है दोस्तों ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये है दोस्तों 11। कितने हैं? 11 स्वर हैं ये दोस्तों 11 स्वर हैं। अब कई सोचते हैं कि अन ए तो नहीं लिखा, वो 12 कड़ी में लिखते हैं अपन, तब इनकी संख्या 13 हो जाती है। स्वरों की श्रेणी में नहीं आएंगे, स्वरों की गिनती में अंग और ए नहीं आएंगे। उन्हें अयोगवा नाम से जाना जाएगा, अंग और ए को, क्योंकि वो एक के योग से मिलकर के बने हैं। वो अंग और ए, अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं उसको, तो वो अयोगवा है नाम से जाने जाएंगे। अलग से पढ़ाऊंगा मैं उनको। तो स्वर 11 ही होते हैं दोस्तों, ऐसे लेकर औ तक, ऐसे लेकर औ तक गिन लो। ये 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, स्वरों का क्रम भी याद आना चाहिए कि कई लगते रिको है वो ऊ से पहले यहां लगा देते हैं रिको, जबकि वो ऊ के बाद में आती है री, इसलिए क्रम भी याद रखना है आपको। अब देखो इसके मात्राएं, मात्रा 10 होती हैं, तो इनके नीचे मैं मात्रा भी लिख रहा हूं, ठीक है। एक की जो मात्रा होती है वो उसके कोई मात्रा नहीं होती, एक के दोस्तों कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मैंने बताया था इनकी मात्रा 10 ही होती है। अब जो बाकी के जो स्वर है ना 10, इनके सबकी मात्रा है, एक के कोई नहीं होती। आ के दोस्तों ये है मात्रा, ऊपर लाइन शिरोरेखा और नीचे एक डंडा। छोटी ई की ऐसे हो जाएगी दोस्तों, ऐसे पहले लगेगी, और बड़ी ई की व्यंजन के बाद में लगेगी। छोटी ई की तो पहले और बड़ी ई की व्यंजन के बाद में जुड़ेगी जब मात्रा लगेगी व्यंजन के। ऊ की दोस्तों ऐसे, छोटी की मात्रा ऐसे होगी और बड़ी ऊ की दोस्तों ऐसी होगी। री की मात्रा दोस्तों ऐसी होगी, एक की मात्रा दोस्तों ऐसी होगी, एक मात्रा वाला, और जिस पर एक है उसकी 2 मात्रा होंगी दोस्तों। औ की मात्रा दोस्तों ये है, औ की मात्रा दोस्तों ये एक नीचे डंडा और ऊपर ऐसे मात्रा, और औ की एक नीचे डंडा और ऊपर 2 मात्रा ऐसे। ए आई ओ में देखो क्या फर्क है, यहां पर नीचे डंडा नहीं है दोनों में, ये ध्यान रखना आप। सिर्फ ए पर 1 मात्रा और आई पर 2 मात्राएं हैं। ओ के ऊपर क्या है? नीचे डंडा है, यहां नीचे डंडा नहीं है। औ पर क्या है? नीचे डंडा लेकिन 2 मात्राएं हैं, यहां पर 1 ही मात्रा है। तो ये ध्यान रखना आपको कि किसके नीचे डंडा लगेगा, किसके नीचे डंडा नहीं लगेगा। तो ये 10 मात्राएं हो गई दोस्तों, प्रत्येक की मैंने मात्रा लगाई है, एक की कोई मात्रा नहीं होती।
आके एक नीचे डंडा और ऊपर शिरोरेखा ई के व्यंजन के पहले लगेगी और बड़ी ई की व्यंजन के बाद में लगेगी मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा ऐसी होती है घूम करके, और बड़ा ऊ की ऐसे घूम करके। री की मात्रा ये है, एक की मात्रा ये, एक ऊपर डंडा, ऐ के मात्रा के लगाएंगे तो दो डंडे हो जाएंगे, ऊपर दो मात्राएं होंगी। ओके के नीचे डंडा और ऊपर मात्रा, और औ के नीचे डंडा और ऊपर दो मात्राएं। तो मात्राएं कितनी है दोस्तों? 10। आई बात समझ? क्योंकि ए के कोई मात्रा नहीं होती, ए स्वर की मात्रा नहीं होती है। तो स्वर कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं, और मात्रा कितनी होती है? 10, क्योंकि ए स्वर की मात्रा नहीं होती है। आगे बात समझ में बताया कि कुल जो 11 स्वर होते हैं वो मैंने आपको बोर्ड पर लिख करके बता दिए बाकायदा, और इनकी मात्रा है वो भी आपको लिख करके बताइए। अब जब व्यंजन पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब मैं बताऊंगा कि ये जो मात्राएं होती हैं वो व्यंजन के साथ लग करके किस प्रकार अपना रूप चेंज करती हैं। और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी मैंने बताया था आपको, जब मात्रा की परिभाषा दी थी मैंने आपको, तब मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे आपको। और आगे की जब व्यंजन पढ़ाऊंगा मैं, तब थोड़ा और विस्तृत रूप से बता दूंगा मैं दोस्तों आपको। अब चलते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण क्या है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब इनका वर्गीकरण करेंगे दोस्तों अपन। स्वरों का क्या करेंगे दोस्तों? वर्गीकरण कि कितने स्वर, मतलब उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और कौन कौन से होते हैं, मतलब उच्चारण काल में के कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, वो दोस्तों नंबर 1 पर लेकर के चलते हैं अपन। उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर। काल का अर्थ होता है दोस्तों समय। काल का क्या अर्थ हो गया? समय हो गया। समय में 3 अक्षर होते हैं, स, मय, तो ये 3 प्रकार के हैं दोस्तों। उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? 3। काल का अर्थ आप समय से लो, और समय में 3 अक्षर होते हैं, तो ये 3 प्रकार के हो गए। अब समय का मतलब दोस्तों यहां पर हो गया कि किन स्वरों के बोलने में तो कम समय लगता है और किन स्वरों के बोलने में ज्यादा समय लगता है। इस आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटा है दोस्तों। उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, उनमें दोस्तों नंबर 1 पर है लघु, कह सकते हैं। दूसरा नाम ह्रस्व कह सकते हैं। एक नाम एक मात्रिक है, और एक नाम अन्य है, वो है मूल स्वर। मूल स्वर, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों पहले मूल स्वर वाला, कि मूल स्वर कौन सा नहीं है, मूल स्वर कौन सा नहीं है, ये पूछ लिया गया था आरपीसी में। आरपीसी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी हिंदी की, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आरपीसी सेकंड ग्रेड हिंदी की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मूल स्वर कौन सा नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि जो अपन तो किताबों में लघु और ह्रस्व दिया होता है, लघु और ह्रस्व एक मात्रिक और मूल स्वर कहीं नहीं दिया होता है, कहीं दिया नहीं है। लेकिन अब आप आज से आपको ये ध्यान रखना कि ह्रस्व और लघु जो स्वर है उसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। और दोस्तों क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है इन्हें? मूल स्वर के नाम से भी जाना जाएगा इनको। ह्रस्व लघु इनको मूल स्वर के नाम से भी जाना जाएगा। अब इसका जो उदाहरण है लघु ह्रस्व मात्रिक, इनके जो उदाहरण है वो देखो दोस्तों।
ये है ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये है दोस्तों चार, ये दोस्तों चार है ना, ये है ह्रस्व स्वर, मूल स्वर भी कह सकते हैं इनको, एक मात्रिक कह सकते हैं और लघु स्वर। परिभाषा देखो दोस्तों क्या होती है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, अब ये दो चार स्वर है ना, इनके उच्चारण में कम समय लगता है दोस्तों। ए बोलेंगे अपन ए, फिर मैंने बोला आ, तो आ ऐसे दुगुना समय लगता है आ में, इसलिए आ है वो इस एक मात्रिक स्वर में नहीं है, जोड़ेंगे उनको। तो जिनमें कम समय लगता है, अब मैं जो बोलूंगा ई और फिर मैं बड़ी ई बोलूंगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, जैसे ई, तो वो उसमें दुगुना समय लगता है, इसमें कम समय वाले आएंगे जिनमें समय कम लगता है। फिर बोलूंगा ऊ और फिर बड़ा ऊ बोलूंगा तो ये ऐसे बोलूंगा ऊ। तो इसका मतलब है कि ए, ई, छोटा ऊ और री है, इनमें समय कम लगता है उच्चारण करने पर। तो ये मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर के नाम से जाने जाएंगे और इनकी कुल संख्या 4 होती है दोस्तों। अब नंबर दो पर आती है दीर्घ स्वर कह सकते हैं, द्विमात्रिक भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक और संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। इनको तीनों नाम याद रखने हैं दोस्तों आपको, और इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाएगा। दीर्घ स्वर की परिभाषा सबसे पहले, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगे, किन से दुगुना लगे, लघु स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब जो ए बोला आपने, अब मैं आ बोलूं तो ऐसे दुगुना समय लगेगा आपको बोलने में। फिर छोटी है, लेकिन मैं अगर बड़ी ई बोलूंगा तो छोटी ई से दुगुना समय लगता है बड़ी ई बोलने में। फिर ये छोटा ऊ है, इसको बड़ा ऊ का उच्चारण करूंगा मैं, तो छोटा ऊ में जितना समय लगाना है उससे दुगुना समय बड़ा ऊ का उच्चारण करने पर लगेगा दोस्तों। अब बात एक ये है कि अगर आपको लघु, ह्रस्व, एक मात्रिक, मूल स्वर ये याद है 4, तो आपको दीर्घ स्वर है इसके उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर मैंने बताए थे 11 होते हैं। 11 मैंने 4 यहां लिख दिए, तो 11 में से अगर 4 निकालते हैं तो बाकी के कितने बच्चे हैं, 7। वो 7 यहां आ जाएंगे, 7 यहां लिख देंगे। इसलिए आपको ये 4 याद है, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो दीर्घ स्वर याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इनके उदाहरण देखो, जो ये 4 आ गए, इनके अलावा जो बच गए ना 7, वो आ जाएंगे दोस्तों इसमें। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये हैं दोस्तों दीर्घ। कितने, 7 और 4 कितने होते हैं, 11। आई बात समझ में? तो ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, और दोनों एक साथ अगर ये मूल स्वर आ गए 4, ये इनमें दोबारा नहीं आना चाहिए, और दीर्घ वाला में से कोई भी स्वर है ना वो इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखें, दीर्घ स्वर। अब नंबर 3 पर आता है प्लुत स्वर। नंबर क्या है दोस्तों, 3 पर क्या आता है, प्लुत स्वर आता है दोस्तों, प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, प्लुत स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं होता, प्लुत स्वरों का प्रयोग सिर्फ संस्कृत में होता है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन परिभाषा की। जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों का उच्चारण, जैसे अपन मंत्र पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में जब मंत्र पढ़ते हैं ना तब इनका प्रयोग किया जाता है प्लुत का। जैसे ओम शब्द बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना ओम, तो ओ जो शब्द है ना एक ओ स्वर,
इसको अगर अपन 3 बार में उच्चारण करते हैं, जितना समय एक ओ को बोलते हैं में लगा, फिर ओ को 3 बार बोलने में लगे, तो वो प्लूत की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे मैं बोला ओ, फिर मैंने बोला ओ, तो ओ से तिगुना समय लग रहा है इसके अंदर उच्चारण करने में। तो दोस्तों प्लूत स्वर है, उन्हें त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिमात्रिक, ये भी ध्यान रखना, त्रिमात्रिक स्वर के भी नाम से भी जाना जाता है इन्हें। और इनका जो चिन्ह होता है ना वो दोस्तों लगाने का, वो ये है दोस्तों, ये इनका चिन्ह होता है लगाने का। और ये दीर्घ स्वरों पर ही लगाए जाते हैं। किस पर लगाए जाते हैं? दीर्घ स्वरों पर। लघु स्वरों पर इनका प्रयोग अशुद्ध माना जाता है दोस्तों, इनका प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। तो देखो जैसे मैंने लिखा उदाहरण के तौर पर ओम शब्द लिखा, ठीक है। अब ये जो ओ है ना, ये प्लूत है दोस्तों। आपको ये ओम शब्द पूरा, ओम पूरा प्लूत नहीं है। आपको पूछे कि इसमें प्लूत कौन सा, तो ओ है ना, ये प्लूत है इसमें। क्योंकि अपन ओम का जब उच्चारण करेंगे तो तिगुना समय लगेगा। जिस प्रकार अपन ओ बोलते हैं, सिर्फ एक बार में अपन ओ का उच्चारण करेंगे, ओ, फिर अपन बोलेंगे ओम, तो ओ को कितना समय लगा ओ को बोलने में? तिगुना समय लगा इस ओम शब्द का उच्चारण करने पर। तो प्लूत स्वर होते हैं, उनमें तिगुना समय लगता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग दीर्घ स्वरों के साथ ही होता है दोस्तों, लघु स्वरों के साथ इनका प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। और ये संस्कृत भाषा में आते हैं, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं पूछा जाता है। पटवारी में जरूर पूछा गया था एक बार कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से स्वर का प्रकार नहीं है, ऐसे पूछा कि लघु दीर्घ प्लूत या कोई नहीं, इनमें से ऐसे प्रश्न आया था वो। तो ये दोस्तों इसमें पटवारी के एग्जाम में पूछा, और प्लूत के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उन्हें उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का जो ये वर्गीकरण है, वो सबसे पहले पाणिनि महोदय ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में मुर्गे की प्रातःकालीन की जो आवाज होती है ना, कुकड़ू कू, उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा। फिर आगे चलकर अन्य स्वरों का भी वर्गीकरण हुआ। तो सबसे पहले पाणिनि महोदय जो संस्कृत के विद्वान थे, उनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। उनमें सबसे पहले हिंदी स्वरों का वर्गीकरण मिलता है और उन्होंने उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा। मुर्गे की जो आवाज होती है प्रातःकालीन की, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, उसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा। तो ये आ गया दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे कि उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व कह सकते हैं, लघु मूल स्वर भी कह सकते हैं, और एक मात्रिक भी इन्हें कह सकते हैं। तो ये उसके उदाहरण थे ह्रस्व के, लघु के, मूल के। फिर दीर्घ स्वर 2 नंबर का, द्विमात्रिक भी कह सकते हैं, संयुक्त भी कह सकते हैं। 3 नंबर है प्लूत को त्रिमात्रिक भी कहते हैं, और इसका जो चिन्ह है लगाने का वो है, और ये इसका उदाहरण है दोस्तों। प्लूत स्वरों का और भी अपन उदाहरण में देख सकता हूं। जैसे अपन पटाखे छोड़ते हैं त्योहार पर या शादियों में, तो पटाखे छोड़ते हैं, तो तब ऊपर जाकर जब पटाखा कई देर तक गूंजता है, तो जो आवाज होती है ना, जो गूंज, वो भी प्लूत में आएगी दोस्तों। वो क्या आएगी? प्लूत में। और बंद कमरे में अगर अपन बंद कमरे में बोलते हैं, अगर कमरा चारों तरफ से बंद है और बोल रहे हैं, तो जो आवाज गूंज रही है ना कमरे में, वो भी प्लूत की श्रेणी में आएगी दोस्तों। वो आवाज भी क्या होगी? प्लूत की श्रेणी में आएगी। तो ये है दोस्तों इनके उदाहरण। मैंने उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के बताए मैंने, लघु, दीर्घ और प्लूत। अब अपन बात करते हैं आगे नंबर 2, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। जीवा की
जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर दोस्तों, जीवा मानी जीव, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। उच्चारण काल के आधार पर भी 3 प्रकार के थे और जीवा के आधार पर भी, क्योंकि जीवा में 3 अक्षर हैं, जी है वा, तो आप ये ध्यान रखने, आप ये भी 3 प्रकार के होंगे। ट्रिक है ये, ट्रिक मतलब जीवा में 3 अक्षर हैं तो वो 3 प्रकार मान लेना आप। तो जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 1 क्या दोस्तों? अग्र स्वर। नंबर 2 मध्य स्वर, मध्य स्वर। और नंबर 3 क्या दोस्तों? पश्च स्वर। नंबर तीसरा क्या दोस्तों? पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। जीवा की क्रियाशीलता का क्या मतलब है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जीव है वो कभी तो उसका आगे का भाग सक्रिय रहता है, कभी जीव का मध्य का भाग सक्रिय रहता है और कभी जीव का पश्च का भाग सक्रिय रहता है। तो इस आधार पर अपन इसको 3 भागों में बांटा है। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर, सबसे पहले पढ़ेंगे अग्र स्वर। तो अग्र स्वर की परिभाषा देखेंगे अपन कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग सक्रिय रहता है, जीव का जो आगे का भाग होता है ना ये सक्रिय रहता है, उनको बोलने पर जीव का आगे का भाग होने वो थोड़ा कंपन करेगा दोस्तों, थोड़ा हिलेगा। तो ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर जीव का आगे का भाग सक्रिय रहता है? तो वो है दोस्तों ई, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और आई। ये है दोस्तों 5 अग्र स्वर। मतलब ई बोलेंगे अपन, ई बोलो, ई ई ई। किसी भी स्वर का अगर 3 बार अपन उच्चारण करेंगे आराम से धीरे धीरे तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें ये अग्र स्वर का उदाहरण है, पश्च का है या मध्य स्वर का है। तो ई बोलो, ई ई। तो जीभ का जो आगे का भाग है ना वो थोड़ा सा हिल रहा है दोस्तों। फिर बड़ी ई बोलेंगे, ई जोर दे करके। फिर री, री री में तो अपने खुला फर्क पड़ रहा है कि री बोलने पर आगे का भाग बहुत ज्यादा कंपन कर रहा है। फिर बोलेंगे ए ए ए। फिर बोलेंगे ऐ ऐ ऐ। तो आगे का भाग हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, अग्रसर हो रहा है, वो क्रिया कर रहा है आगे का भाग जीभ का। तो उसके आधार पर अग्र स्वर ये होगी ई ई। ऊ नहीं है यहाँ पर, ऊ नहीं है दोस्तों। आप गलती से कहीं जल्दी से ऊ कर दो फिर री कर दो, ई ई फिर री आ गया, फिर ए, ये 5। फिर आ गया मध्य स्वर। मध्य का अर्थ होता कि यहां जीवा का जो मध्य का भाग से उच्चारण होगा। तो ये कौन सा है? ए का उच्चारण करेंगे तो वहां यहां थोड़ा सा दोस्तों क्रिया होगी, यहां पर कंठू में क्रिया होगी। जैसे ए को अपन 3 बार बोला आप, ए ए ए, तो कंठू में क्रिया हो रही है थोड़ी। जीभ है वो कंठू के पास से थोड़ी सी क्रिया करती है। तो मध्य स्वर है वो सिर्फ एक ही है दोस्तों। मध्य स्वर कौन सा? एक। और इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। इसे ये नाम भी याद रखना आपका, केंद्रीय स्वर। केंद्रीय स्वर के नाम से भी इसको जाना जाएगा, केंद्रीय स्वर ए। अब दोस्तों क्या आपको मध्य स्वर है, इसके उदाहरण में आपको बताऊंगा, इसकी परिभाषा भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप भूल भी गए परीक्षा में तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। वो कैसे होगा? मतलब ये 4 तो ये और ये 5 स्वर कितने? 11। अब इनके अलावा जो रह गए ना वो आ जाएंगे पश्च स्वर में, वो पश्च स्वर में आ जाएंगे। इसलिए आपको याद क्या करना है? अगर स्वर याद करना है। मध्य अपने आप एक ही है तो याद हो जाएगा। अगर आपको अगर स्वर याद है तो पश्च स्वर अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि ये 5 4 5 ये है और ये 6 हो गए। 11 में से 6 निकाले, बच गए कितने? 5। अब जो बच गए ना इनके अलावा वो आ गएंगे। तो पश्च स्वर, पश्च की परिभाषा क्या होगी कि जिन स्वरों के उच्चारण करने पर जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है, जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अब बच गए कौन से दोस्तों? आ गया, आ नहीं है तो आ। बाद में छोटी ई बड़ी आ गई, छोटा और बड़ा ऊ नहीं है, ये लो। री आ गई, ए आ गया, ओ नहीं है।
जोड़ इनका 11 होना चाहिए दोस्तों, तीनों का जोड़ 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 11, इसलिए ये सही है। चाहिए तो आप पस स्वर याद कर लो, पस स्वर याद करना ज्यादा आसान है, क्योंकि पस में सभी स्वरों की लिखावट है वो 3 की तरह है दोस्तों। किसकी तरह है? 3 की तरह। सभी की लिखावट 3 की तरह ही है। 8 की लिखावट 3, इसकी 3, इसकी 3 की तरह, इसकी भी 3 की तरह, इसकी भी 3 की तरह। तो पस स्वर है वो याद रख लो आप सुविधा की दृष्टि से, और ए है वो मध्य स्वर याद रखना है, और जो बाकी के बच गए वो अग्र स्वर में आ जाएंगे दोस्तों। तो ये अपन जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ा दोस्तों कि जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है अगला कि उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी वो 3 प्रकार के। कौन कौन से? लघु कह सकते हैं, ह्रस्व कह सकते हैं, एक मात्रिक भी कह सकते हैं, और मूल स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं वो। फिर 2 नंबर पर आ गया दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक या संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। संयुक्त इसलिए कह दिया उनको क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर के बने वो। और फिर प्लोत तीसरा। फिर आ गया जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। ये हो गए 3 प्रकार। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति का मतलब दोस्तों से होठों से है। किससे? होठों से। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 2। और इसको कैसे याद रखेंगे अपन ट्रिक से कि ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कैसे याद रखेंगे? ओठ, ओठ शब्द लिख दो। ओठ कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओठ कितने होते हैं? 2, ऊपर का और नीचे का। तो होठ के आधार पर 2 प्रकार के होंगे। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कौन सा? नंबर 1 वृत्ताकार कह सकते हैं, या वृत्तमुखी भी कह सकते हैं, या वृत्तमुखी स्वर। और नंबर 2 अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी स्वर, ये 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। वृत्ताकार स्वर की परिभाषा क्या होगी? जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, वृत्त की भांति गोल हो जाता है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और अवृत्ताकार इसकी उल्टी हो जाएगी परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न होकर के ऊपर नीचे फैल जाते हैं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर होठ गोल हो जाते हैं? तो वो दोस्तों स्वर हैं ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये 4 हैं दोस्तों, ये 4। तो आप वृत्ताकार को याद रखो, ऊ ऊ ओ औ। क्योंकि देखो ऊ का बोलो तो होठ गोल होते हैं, ऊ, फिर बड़ा ऊ बोलेंगे ऊ, फिर ओ का उच्चारण करो ओ, फिर औ का करेंगे औ। तो ये गोल हो रहे हैं इनका उच्चारण करने पर, तो ये वृत्ताकार होगी। अब जो ये 4 है और बाकी के जो बच गए ना 7, वो अवृत्ताकार में आ जाएंगे। इसलिए आपको वृत्ताकार याद है ना, तो अवृत्ताकार को याद करने की जरूरत नहीं है। अब बच गए वो लिखो यहाँ पर जैसे ये अवृत्ताकार में ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ आ गया, री नहीं आया, और ए, और ये आई। चलो दोस्तों 7, ये 7 और ये 4 कितने हो गए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11। तो ये वृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में मुख है वो गोल हो जाता है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोल नहीं होकर के ऊपर नीचे फैल जाता है, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। तो ये उनकी परिभाषा हो गई। अब बात अपन चलते हैं 4 नंबर का जो पॉइंट है अपना, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति
मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति में कितने शब्द हैं दोस्तों? 1 2 3 4। कितने अक्षर हैं? 4। तो ये 4 प्रकार के होंगे, ऐसे ध्यान रख लेना आप। ट्रिक है ये। पूछ ले कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? 4 मुंह 1 2 3 4 4 अक्षर हैं, तो मुखाकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कौन से? विवृत, विवृत स्वर नंबर 1। क्या है दोस्तों? विवृत स्वर। पहले परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख प्राय खुला सा रहता है। क्या होगा इसका? विवृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खुलना। विवृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? खुलना होता है। बस ये याद रखो ना आप, विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना। मुख प्राय खुला सा रहता है। उदाहरण क्या है इसका? परिभाषा मतलब जिन वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में मुख प्राय खुला सा रहता है, मुख मतलब सबसे ज्यादा खुला रहता है, इसमें अन्य वर्णों की तुलना में मुख है वो सबसे ज्यादा खुलता है, तो वो किसका? आ का उच्चारण करो आप। आ का उच्चारण करने पर मतलब सबसे ज्यादा मुख है वो आ का उच्चारण करने पर खुलता है। तो इसका विवृत का उदाहरण क्या हो गया दोस्तों? सिर्फ अकेला ही उदाहरण हुआ इसका दोस्तों, वो है क्या दोस्तों? आ। इसका उदाहरण यह है जी, सिर्फ आ विवृत का। जिस प्रकार जीवा के आधार पर मैं पढ़ा रहा था, उसमें पढ़ा था कि मध्य स्वर एक ही होता है वहां ए, तो फिर आगे विवृत में क्या? आ। एक ही उदाहरण होगा इसका, आ खुलना। अब नंबर 2 में आएगा दोस्तों संवृत। विवृत का विलोम शब्द संवृत होता है, तो ये याद रख लेना, ये ट्रिक। विवृत का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? विवृत का विलोम शब्द संवृत होता है। विवृत का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? संवृत। और संवृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंद। संवृत का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख प्राय बंद सा रहता है। मुख प्राय क्या रहता है दोस्तों? बंद सा रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख प्राय दोस्तों क्या रहता है दोस्तों? मुख है वो प्राय बंद सा रहता है। तो ये हो गया विवृत। दूसरा हो गया समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर अब इसका उदाहरण देखो, इसके उदाहरण जैसे इसमें आएंगे ई, छोटी बड़ी ई, ऊ और ये पांचों लगातार आएंगे दोस्तों। विवृत पहले आपको 1 नंबर पर विवृत रखना है, 2 नंबर पर संवृत रखना है। विवृत का विलोम संवृत। विवृत में आपको ध्यान रखना कि एक आ होता है। अब आ के बाद में जो 5 आएंगे लगातार वो संवृत में आ जाएंगे। आ के बाद में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ऐसे ये ट्रिक से याद रखना आपको। विवृत का आपको याद रह जाएगा कि एक ही स्वर होता है आ के बाद में जो 5 आएंगे आगे वाले वो संवृत में आ जाएंगे। वो दोस्तों किसके? संवृत के उदाहरण हो जाएंगे वो दोस्तों। वो किसके उदाहरण होंगे दोस्तों? संवृत स्वर के उदाहरण होंगे। वो किसके उदाहरण होंगे? संवृत स्वर के उदाहरण होंगे दोस्तों। ठीक है। अब नंबर 3 पर चलते हैं अपन आगे। अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, इसका अर्थ मुख प्राय आधा खुला। वहां पर मैंने क्या लिखा था? विवृत में। विवृत में क्या लिखा था दोस्तों? मैंने विवृत की परिभाषा खुलना। तो इसमें आगे अब क्या हो गया?
आधा खुला रहता है, उसमें तो पूरा खुला रहता है, इसमें तो आधा खुला रहेगा मुख। अर्ध मानी आधा, अर्ध मानी आधा। विवृत आधा, विवृत का तो खुलना, ठीक है, अर्ध मानी आधा। अब देखो इसके उदाहरण, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख प्राय आधा खुला सा रहता है, मुख प्राय आधा खुला सा रहता है, तो ये तो इसकी परिभाषा होगी। और उदाहरण देखो दोस्तों, उदाहरण में दोस्तों आएंगे ए, ऐ और औ, ये आएंगे इसके उच्चारण में। ये क्या आएंगे इनके उदाहरण में? अर्ध विवृत में। विवृत में सिर्फ आ आएगा, विवृत में क्या आएगा दोस्तों? सिर्फ आ आएगा। संवृत में आ के बाद में 5, आ के बाद में जो लगातार 5 है वो है। फिर अर्ध विवृत में ए, ऐ और औ ये आएंगे। इनके उच्चारण मुख प्राय आधा खुला सा रहता है, इनके उच्चारण मुख प्राय क्या रहता है दोस्तों? आधा खुला सा रहता है। अब नंबर 4 अर्ध संवृत। अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। 1 नंबर पर आपको विवृत को रखना है, 2 पर संवृत को, विवृत का उल्टा संवृत। 3 नंबर को आपको अर्ध विवृत और 4 नंबर पर अर्ध संवृत को रखना है। तो इस ट्रिक से चलना आपको, ठीक है। अब दोस्तों अर्ध संवृत में क्या करेंगे अपन? अर्ध संवृत के उदाहरण है वो विवृत के उदाहरणों से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं? यहां पर ए लिख दिया, ए, ठीक है, ए नहीं लिखना। अब ऐ है ना, ऐ और ओ, इनसे पहले वाले जो स्वर है, ऐ से पहले कौन सा स्वर है? ऐ से पहले कौन सा है दोस्तों? ऐ से पहले कौन सा स्वर है? ए। तो ऐ से पहले कौन सा स्वर है दोस्तों? ए। तो ए, तो इसका उदाहरण ये हो गया। और औ से पहले क्या आता है? वो आता है ओ। ये इसका ये उदाहरण हो गया। ये लो, ये दोनों से जुड़े हुए हैं। पहले मैंने बताया था विवृत और संवृत का भी मैंने आपको ट्रिक से बताई कि विवृत में आ होता है, फिर संवृत में क्या होगा? आगे आगे आने वाले लगातार 5 स्वर, वो संवृत के उदाहरण हो जाएंगे। फिर अपन चलेंगे अर्ध विवृत पर। अर्ध विवृत का आपको ध्यान रखना है कि ए, ऐ और औ होता है, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ए, ऐ और औ होता है। फिर आएगा 4 नंबर अर्ध संवृत के उदाहरण आपको ध्यान नहीं रखने। अगर आपको अर्ध विवृत के उदाहरण याद है ना, तो अर्ध संवृत वाला ध्यान नहीं रखना है। तो वो क्या आएंगे? जो, क्योंकि ऐसे पहले तो कुछ नहीं होता, ऐसे तो स्टार्ट होती है स्वर, तो ऐसे पहले तो कुछ होता नहीं है। ऐ से पहले ए होता है और औ से पहले ओ आता है। तो ये इसके अर्ध संवृत के उदाहरण हो गए दोस्तों। तो दोस्तों आज की अपनी हिंदी व्याकरण की जो क्लास थी स्वर वर्णों को लेकर, वो आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में आप ये बात जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करो, शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन हिंदी व्याकरण की का जो अध्ययन है वो जरूर करवाने जा रहा हूं दोस्तों। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचर की हो, रीट की हो, आरएस की हो, एसआई की हो, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी का सिलेबस है और उसमें जो टॉपिक है, हिंदी के सिलेबस में जो जो टॉपिक है, उन तमाम टॉपिकों का मैं आपको पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों विस्तार से अध्ययन कराऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही।